दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर ऑल पोस्ट एनसीएल पोस्ट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर के उपस्थित है। और ये वीडियो है एनसीएल एग्ज़ाम बेस्ड, ये पार्ट 6 नंबर। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और टोटल एमसीक्यू टाइप 15 क्वेश्चन है। तो बात करेंगे ये नॉन टेक्निकल के जो टोटल 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, उसी बेस्ड पे ये 15 क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपका टेक्निकल पार्ट है वो 70 क्वेश्चन होंगे जो आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल पार्ट है ये सभी एग्ज़ाम जो एनसीएल की सभी पोस्ट है उसके लिए है, और ये आपकी ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो टेक्निकल पार्ट के हैं तो अलग अलग होंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर देखें इस मॉडल पेपर को, और ये मॉडल पेपर नंबर है पार्ट 6। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन की जिम्मेवारी किसको है, और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी, करेक्ट है, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन के लिए केंद्र सरकार का जिम्मे होती है, और ये केंद्र सरकार ही इनका संचालन करती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में राजस्थान राज्य का प्रथम जो राज्यपाल था वो कौन था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल की बात कर रहे हैं, और वो भी हम राजस्थान राज्य के राज्यपाल की यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो राजस्थान राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान राज्य का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा किसने की है। तो बात कर रहे हैं भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास लेने की जो घोषणा की है वो किसने की है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है, दीपा मलिक। दीपा मलिक है वो पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, और ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज किसने प्रस्तुत किया। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज है वो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, और यहाँ पे हमारा आंसर हंसा मेहता। हंसा मेहता ने 22 जुलाई और 1947 को चतुर्थ अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को हंसा मेहता समिति ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। और बात करें तो ये राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा ग्राम में किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण है ये राजस्थान में हुआ है, और राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा ग्राम में हुआ है। और साथ में जेबी कृपलानी है ये झंडा समिति के अध्यक्ष थी। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में व्हाट इज द एंटोनेम्स ऑफ ब्राइट। ब्राइट का एंटोनेम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राइट के अर्थ की, और ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला या
तेज। ब्राइट का जो अर्थ है वो चमकीला या तेज है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए डल। डल का अर्थ है नीरस और इसका जो मंद, यहाँ पे जो मंद अर्थ है वो ब्राइट के अपोजिट में है। और बात करेंगे कलरफुल की, तो कलरफुल का अर्थ होता है रंग या रंग बिरंगा। और डीप की बात करें तो गहरा, डीप का अर्थ होता है गहरा। और ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है साफ, पारदर्शक या खोखला। तो यहाँ पे जो डल का अर्थ है, डल ऑप्शन ए करेक्ट है। और डल का अर्थ होता है मंद। और ब्राइट, ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला, ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला की ओर तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में द वर्ड सिग्निफिकेंट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड है सिग्निफिकेंट और इसका जो मीन्स है वो किसके सिमिलर है, किसके समान है। तो ये भी आपका सिनोनिम है यानी पर्यायवाची है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी ग्रांट। तो बात कर लेंगे ये सिग्निफिकेंट, इसका मीन्स, इसका जो मीन्स होता है भव्य, या हम कह सकते हैं सुंदर, या कह सकते हैं शानदार। और ये जो ग्रांड है इसका मीन्स भी होता है भव्य, विशाल। और यहाँ पे हग, हग का मीन्स होता है विशाल। और रॉयल, रॉयल का अर्थ होता है शाही या राज की है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो तोता शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो आपको ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी वॉइस। वॉइस है ये तोता का पर्यायवाची नहीं है, ये है कौवा का, ये कौवा का पर्यायवाची है। सुकै, सुआ, दाड़िम, प्रिय, ये तीनों ही तोता का पर्यायवाची है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है। तो आपको जो विलोम युगम सही नहीं है उसको अलग करना है, जो विलोम आपका सही नहीं है उसको अलग करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी अचल का विचल नहीं। अचल का जो विलोम बनता है वो चल बनता है, अचल न होकर के, ये अचल का विचल न होकर के चल बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कि पहले तो वो क्या करता है 69 रुपये में बेचता है और 8% की हानि हो जाती है, लेकिन वह 78 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ या हानि क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन करना होता है तो इसमें हमें जो 4 चीज़ें बनती है कि सबसे पहले यहाँ पे जब वो 69 रुपये में बेचता है तो उसे जो कि हानि 8% होती है तो ये उसका 92 हो गया। और इसके समानुपात में रखेंगे, जब वो 78 में बेचता है तो उसे x% जो कि लाभ या हानि होती है। तो अब इनको क्या करेंगे, इन दोनों को ये मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 69x और बराबर में हो गया 92 इंटू 78। जब इस x को हमने बाहर निकाला तो ये 92 इंटू 78 और इसके बटे में ये 69 आ गया। और इसको कट करेंगे तो ये 23 69 होते हैं और 23 चौके 92 होता है, 4 से कटेंगे और ये कट गए 26 78, 26 से कट गए। और 26 को जब 4 से गुणा किया तो 26 चौके 104।
x बराबर हमारे पास प्राप्त होता है x बराबर में 104। अब देखिए पहले तो वो क्या करता था कि 100% उसे लाभ होता है कि जो कि, लेकिन अब उसके पास क्या है 104 है, तो यहाँ पे 104 माइनस में 100 और बराबर में यहाँ पे ये 4 जो कि प्राप्त होते हैं अत्यधिक, तो ये 4 क्या है वो उसका लाभ है। और यहाँ पे जो उसे लाभ प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4% लाभ प्राप्त होता है कि प्लस या माइनस से हमें पता चलता है हानि या लाभ। तो यहाँ पे 104 है तो 4% उसे लाभ प्राप्त होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में एक चित्र की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो मोहन उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है। तो मोहन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस चित्र को देखने के लिए यहाँ पे हम इस चित्र को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोहन ने कहा मेरी पत्नी की माता, तो यहाँ पे ये होगी ये माँ, ये पत्नी की माँ होगी। और उसके बाद में ये होगी पत्नी। वैसे तो यहाँ पे पत्नी की पुत्री है, तो यहाँ पे हमने पत्नी लिखा है और ये पत्नी की ये पुत्री होगी। और ये मोहन हो गया, ये मोहन और ये मोहन की पत्नी है, ये मोहन की पत्नी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेरी पत्नी, ये होगी मोहन की पत्नी और ये होगी पत्नी की माता, और पत्नी की माता की पुत्री मोहन की पत्नी होगी। और पत्नी की पुत्री, ये पत्नी की पुत्री मोहन की भी पुत्री होगी, ये मोहन की भी पुत्री होगी। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस चित्र वाली महिला का मोहन से क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है वह भी मोहन की पुत्री है, तो मोहन उसका लगा पिता। क्योंकि आपको ये पूछा जा रहा है कि मेरी पत्नी यानी मोहन की पत्नी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये मोहन की पत्नी होगी। और पत्नी की माता, ये पत्नी की माता होगी। और माता की इकलौती पुत्री वह शिवम जो मोहन की पत्नी है, और मोहन की पत्नी की पुत्री मोहन की पुत्री होगी। और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी पिता। मोहन उस चित्र वाली महिला का पिता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में एक कार सवार 54 किमी घंटे की चाल से 5 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार सवार है, वो 54 किमी घंटे की चाल से चलता है, लेकिन वो 5 मिनट अगर कार को चला दे तो कितनी मीटर दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे तो आपको जो चाल दे रखी है वो तो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम भी आपको 5 मिनट दे रखा है, लेकिन जो आपका आंसर पूछा जा रहा है वो मीटर में है। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे को जब हम जो किमी प्रति घंटा होती है, किमी प्रति घंटा, और इसको जब हम मीटर सेकंड में बदलेंगे, मीटर सेकंड में बदलेंगे, तो बदलने के लिए मीटर सेकंड में बदलने के लिए हमें उसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास है 54 किमी। तो इसको हम चाल को जब बदलेंगे मीटर सेकंड में, तो 18 तिये 54, ये 3 हो गया, और 5 तिये 15। अब ये हमारा हो गया 15 मीटर सेकंड, जो 15 मीटर सेकंड हो गया। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट है, कि 5 मिनट, और 5 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास 60, और 60 को हम गुणा करेंगे 15 से, क्योंकि 15 से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दूरी, और दूरी ज्ञात करने के लिए होती है चाल गुणा समय। तो ये तो हो गया समय, और गुणा ये होगी उसकी चाल।
चाल तो है उसकी 15 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी कितनी है 5 मिनट है, लेकिन मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे और इनको करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4500 मीटर। ये 4500 मीटर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहले तो जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है इस चाल को हम मीटर सेकंड में बदल लेंगे, और मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। 5/18 से गुणा किया 54 को तो ये 15 मीटर सेकंड चाल आ गई है। अब दूरी दे रखी है, दूरी आपको जो तय करनी है तो 5 मिनट आपको चलना है, तो 5 मिनट को 60 से गुणा करेंगे क्योंकि इसको भी सेकंड में बदलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 15 से गुणा करेंगे तो चाल इंटू समय बराबर में दूरी आ जाएगी। दूरी हमारी 4500 मीटर है जो ऑप्शन बी में दे रखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में दूरदर्शन ने बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन प्रदान करने हेतु किस से समझौता किया है। तो अब हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन की जो ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है झारखंड राज्य से। दूरदर्शन ने झारखंड राज्य के साथ में समझौता किया है और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा विकसित एक मोबाइल परीक्षण लैब है। तो डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया मोबाइल जो परीक्षण लैब कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी है परख। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित एक मोबाइल परीक्षण है, ये परख है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे नवीन संविधान कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे नए संविधान की। विश्व का सबसे नया संविधान है वो कौन सा है, और जो विश्व का सबसे नवीन यानी नया संविधान है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल का संविधान विश्व का सबसे नया संविधान है और ये 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।